नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या दिया था, इंट्रोडक्शन, और उसमें आपको बताया था कैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचाननी है। नेगेटिव पावर होते हुए भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, या फिर आपको पावर उसमें 2 दिखाई देगी तब भी हो सकता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री होनी चाहिए वेरिएबल की। तो अगर आपको इक्वेशन के अंदर 2 डिग्री दिखाई भी देती है वेरिएबल की, तो बहुत से केसेस ऐसे बनते हैं, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम उसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग है। एक्सरसाइज 4.1 आज हम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको यही पहचानना है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एनसीईआरटी का है वो कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जल्दी जल्दी से पहले मैं आपको यही करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम जो करेंगे वो ये पहचानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैं यहाँ पे नंबर्स डाल रहा हूँ और आपको ये क्या करना है, बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इतने इतने में ही ये सॉल्व हो जाएंगे। बस 8 ही पार्ट है इसमें, तो चलिए करिए जरा। देखो फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है कि x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × x-3। इसको पूछ रहा है। देखो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये क्या आएगा, एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो x² + 1 + 2ab करोगे तो 2 × x × 1, तो 2x, और इधर से क्या होगा 2x-3। तो ये जब 2x इधर से इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन x² एज इट इज है, x² का कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² इक्वल्स टू, ये +1 है, इधर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें डिग्री 2 आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आइए सेकेंड पार्ट। x² - 2x इक्वल्स टू -2 × 3 - x। देखिए जब आप करोगे यहाँ पे आपको x² की केवल एक ही टर्म दिखाई दे रही है, बाकी कहीं पे भी x² नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक x है, बाहर ब्रैकेट में -2 है, इसमें किसी भी x की मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पे डिग्री नहीं चेंज होगी। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको कब सॉल्व करना है, जब आपको दो जगह पे x² या स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे, तब आपको वहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, x-2 × x+1 इक्वल्स टू x-1 × x+3। देखिए यहाँ पे आपको जब इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करोगे तो x की x में मल्टीप्लाई होगी तो x² बनेगा, यहाँ पे भी x² बनेगा इन दोनों में। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखिए सोल्व करते हैं चलो इससे। तो क्या बनेगा, x की x में मल्टीप्लाई x², इस x की +1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो +x, इस -2 की मल्टीप्लाई कराओगे x में तो -2x, और ये -2 और +1 की मल्टीप्लाई होगी तो -2। इधर वालों की कराओ, x की x में x², x की +3 में कराओगे तो +3x, और -1 की x में कराओगे तो -x, और -1 की +3 में कराओगे तो -3। सोल्व करेंगे, ये x² इधर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा 0। ये कितना बचेगा यहाँ पे, -x -2 इक्वल्स टू 2x -3। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि पावर 2 नहीं है। मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1 ही है, कहीं पे भी पावर 2 है ही नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट हम इसको बना देते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए क्वेश्चन का क्या है। यहाँ पे देखो x-3 × 2x+1 इक्वल टू x × x+5। तो पहचान तो गए हो। जैसे देखो यहाँ पे भी देखो, इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कराओगे तो x की x में होगी तो x² बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। तो x² का कैंसिल आउट होने का यहाँ पे खतरा रहता है कि फिर ये x² अगर कैंसिल होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये हाँ इसकी x में मल्टीप्लाई होगी तो 2 पावर हो जाएगी, और आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह दोगे जल्दबाजी में। लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसके लिए अगर आप जल्दी भी करना चाहते हो, जल्दी भी करके आंसर देना चाहते हो,
अगर ये सोल्व करने के लिए आएगा तब तो आपको इतना सोल्व करके दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये लास्ट वाली इक्वेशन भी आपको क्या लिखनी पड़ेगी, पूरी लिखनी पड़ेगी। जैसे ये 2x इधर आएगा, ये इस x को उधर ले जाओ, इस 2 को भी उधर ले जाओ, तो इधर 0 बचाओ, ये x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x प्लस एक्स माइनस 3, ये 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस एक्स 3x इक्वल टू नहीं -1 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको सोल्व करना पड़ेगा और फिर आप यहाँ पे कहोगे नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे आप इसको बोलोगे, पूरा सोल्व करोगे अगर आपको एक नंबर में सोल्व करने के लिए आता है, पूछता है आपसे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए वहाँ पे तो आपको जल्दी ही करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए जब x की x में मल्टीप्लाई होती है तो तब ये एक्स स्क्वायर देगा, इधर भी x की x में मल्टीप्लाई होगी तो ये एक्स स्क्वायर देगा। तो आपको पता है क्या ध्यान रखना है, जब आप बस आप x वाली टर्म की मल्टीप्लाई करा लो, तो x की 2x में मल्टीप्लाई कराओगे 2x स्क्वायर इक्वल x की x में कराओगे केवल x स्क्वायर आएगा। अब देखो इन दोनों के साइन क्या है, सेम है, इधर भी ये पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो ये क्या होंगे एक दूसरे, जब ये एक साइड में आएंगे तो ये आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। और यहाँ पे कोफिशिएंट अगर इन दोनों के इक्वल हो जाते तो ये 0 हो जाता। अभी ये इधर आएगा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब बनेगा और इक्वल टू में इधर जो भी रहेगा तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बच जाएगा जो भी बचेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म बच जाएगी। लेकिन अगर ये ऐसे हो जाता मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर इधर आता प्लस समथिंग यहाँ पे कुछ, और इधर भी 2x स्क्वायर प्लस समथिंग होता, तब आप क्या करते, तब आपकी ये वाली टर्म क्या हो जाती, कैंसिल हो जाती, मतलब सेम साइन यार और इक्वल कोफिशिएंट, अगर ये है तब आपकी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। जब इनके बीच में क्या हो, इक्वल टू होना चाहिए, इनके बीच में क्या हो, इक्वल टू होगा, एक इक्वल टू के इधर और एक इक्वल टू के उधर सेम साइन हो और इक्वल कोफिशिएंट हो। जैसे यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2 है कोफिशिएंट, ये जब इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से पहचान सकते हो इनको। तो मेरी बात समझ गए हो, ठीक है। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं है तब तो फिर ये आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व ही करके दिखाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 4th था शायद, क्वेश्चन नंबर 4th था। तो आपको ये अपनी कॉपी में कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ जरा। क्वेश्चन है x-3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, ये क्वेश्चन है। जब आप अपनी कॉपी में करोगे तो इसको सोल्व करके दिखाओगे। x की 2x से मल्टीप्लाई बनेगी तो 2x स्क्वायर, x की +1 में मल्टीप्लाई तो प्लस एक्स, -3 की -2x में मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस माइनस माइनस और 3 2 जा 6 x एक ही है, -3 की +1 में तो -3 इक्वल टू ये x की x में कराओगे तो x स्क्वायर प्लस x की 5 में कराओगे तो 5x। अब ये x स्क्वायर वाला एक तरफ ले आओ, 2x स्क्वायर ये इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा और इन दोनों को सोल्व करोगे तो -5x, इधर ये 5x प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे कुछ और बचा, ये 3 बचा है और कोई कांस्टेंट टर्म 3 के अलावा नहीं है, तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर -10x -3 इक्वल टू 0, ये बनेगा। तो अब ये क्या है, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इतना आपको कॉपी में करके दिखाना पड़ेगा। अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन है जैसा फॉर्म में आपकी बुक में दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में, अगर इसी फॉर्म में क्वेश्चन आता है आपको करने के लिए तो आपको इतना करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो बस आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को सोल्व कर लो और उससे आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 5th पार्ट देखिए इसका। 5th पार्ट में क्या है, 2x इंटू एक्स माइनस 3, 2x माइनस 1 इंटू, ये ज़्यादा आगे चला गया, इधर से मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए ये देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5th पार्ट है। क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन है। देखिए अगर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, पहले मैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है,
एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को सोल्व करो। इधर से एक्स स्क्वायर की इसकी 2x की x में मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x स्क्वायर बनेगा, और किसी से भी नहीं बनेगा, जब x की x में होगी तभी बनेगा एक्स स्क्वायर। और इक्वल टू इधर x की x में कराओगे तो केवल एक्स स्क्वायर। ये देखो सेम साइन है लेकिन इनके कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगी, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको करना है इस तरीके से। लेकिन अगर आपको ये जिस फॉर्म में दिया है इसी फॉर्म में आए तब क्या करोगे, सोल्व करो। 2x की x में मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर, 2x की -3 में तो प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6x, और अब -1 की कराओगे x में तो -x, और -1 की -3 में माइनस माइनस प्लस 3। इस x की x में कराओगे तो x स्क्वायर प्लस प्लस क्या प्लस x है और -1 है तो ये माइनस का x हो जाएगा 5x प्लस का 5x, और ये -5। ठीक है, तो अब देखिए सोल्व करिए, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 6x, और इनको सोल्व करोगे तो -7x हो जाएगा। सेम साइन है इसलिए ऐड हो गए। प्लस माइनस में जब सेम साइन होता है तो वो ऐड हो जाते हैं, और जो साइन उनका दोनों का होता है वही साइन इनका रह जाता है। ये दोनों नेगेटिव थे तो इसलिए नेगेटिव आया, और सेम साइन था इसलिए ऐड हो गए। इधर से 5x और -x, ये क्या बचेगा, यहाँ से प्लस का 4x बचेगा। तो इस ये जब 4x इधर आएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 4x आएगा। ये +3 यहाँ पे पहले से ही मौजूद है, 5 इधर नेगेटिव है, इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। ठीक है, अब सोल्व करो। देखो अगर यहाँ पे बीच में इक्वल टू चल रहा है जैसे, तो आपको यहाँ पे भी कोई साइन लगाना है तो वो इस तरीके का लगता है, ये वाला साइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर -7 4 11x और +8 इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 6th पार्ट। इसका 6th पार्ट में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इक्वल टू दिया है x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत ठीक हो गई होगी तो आप देखते ही पहचान जाओगे, एक सिंगल एक्स स्क्वायर तो यहाँ से जब आप इसको x ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x होल स्क्वायर ओपन करके ये आएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर सोल्व करने के लिए आएगा तो फिर तब तो सोल्व ही करोगे। तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो +3x, ये -4x इधर आएगा तो +4x प्लस 1, ये +4 इधर आएगा तो -4 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा 0 प्लस 7x, और ये 1 - 4 तो -3। ठीक है, नो इट इज नॉट, या नो यस नो रहने दो, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना ही रहने दो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कर लोगे। अब दोनों पार्ट आप अपने आप से करना, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है कि आप इनको अब आसानी से कर लोगे। अब मैं जो कराने जा रहा हूँ आपको वर्ड प्रॉब्लम इसकी कराऊंगा, इसी एक्सरसाइज की। यहाँ पे क्या होता है, आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए होंगे, उनमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से। वैल्यू फाइंड करनी आपने सीखी हुई है, कैसे फाइंड करते हो। इसकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं। तो जीरोस बिल्कुल ऐसे ही फाइंड करते हैं जैसे हमने जीरोस का रूट फाइंड करते हैं। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स बोले जाएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम जिस तरीके से फाइंड करते थे वहाँ पे जीरोस आता था, सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ पे हमारे रूट्स आएंगे, और जो रूट्स होते हैं वही एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, तो बस अब आप तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है वो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनके भी अच्छे मार्क्स आए बोर्ड्स में। वैसे कोई भी अपने दोस्तों के साथ इस तरीके की चीज़ें शेयर करता नहीं है जब तक वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में होता है। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में चला जाएगा तब शेयर करेगा।
10th वालों को आपस में कंपटीशन करना होता है क्लास में, तो वो नहीं करते। ये एक धारणा बनी हुई है, ठीक है। आपको ये धारणा ब्रेक करनी है, तोड़नी है। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका पूरा ग्रुप जितना अच्छा होगा, आप उतना अच्छा ग्रोथ करेंगे, ठीक है। स्टडी में यही होता है, जिन बच्चों का जैसा ग्रुप होता है वो उसी तरीके से ग्रोथ करते हैं। अगर बच्चे का ग्रुप अच्छा है, और अच्छा कब होता है, जब वो अच्छी अच्छी चीज़ें आपस में शेयर करते हैं, तभी वो ग्रुप अच्छा बनता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कह रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। गिवन है एरिया ऑफ प्लॉट कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वॉल्यूम की होती है क्यूब में। चलिए, अब कह रहा है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें ना आपको इसमें लेंथ और ब्रेथ गिवन नहीं है, और वही आपसे पूछेगा। आपसे लेंथ भी पूछ सकता है, आपसे ब्रेथ भी पूछ सकता है, तो आप किसी एक चीज को मान लो। अब आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, या आप एक स्टेटमेंट में लिख लेना, चाहते हो तो स्टेटमेंट लिख लेना, नहीं तो आप ऐसे करना, लेट, इसने क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट। लेंथ पहले बोला है तो लेंथ के बारे में बोल रहा है, तो आप यहाँ पे लेंथ को ही लेट कर लो। लेट LENGTH कितनी है, x मान लेना, x मीटर। ये देखो, ये यहाँ पे मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर है, तो आपको ये लेंथ किस में ना मेजर करनी है, मीटर में करनी है। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता एरिया, तो आपको ये सेंटीमीटर में मेजर करनी होती, सेंटीमीटर में माननी होती, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेना, x मीटर, चाहे आप इसको पूरा लिख लेना, ठीक है। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। क्या कह रहा है कि ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अगर इसकी ब्रेथ कुछ भी है तो उसका ट्वाइस करेंगे, मतलब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे भी 1 मोर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना होता है। देखो इसने क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे इसने बोला है लेंथ, मैं लिख के समझाऊंगा, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। इसकी ब्रेथ से ट्वाइस है, तो देखो हमने यहाँ पे लेंथ मान रखी है x। तो जब आपको ये देता है ना, इस तरीके की स्टेटमेंट देता है, मोर देन, लेस देन, ट्वाइस, थ्राइस, तो आपको क्वेश्चन आसान बनाने के लिए क्या करना होता है, ये जो मोर देन के बाद जो भी दिया होता है, या ट्वाइस के बाद जो भी दिया होता है, अब इसको मान के रखो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेंथ मान ली थी, लेकिन यहाँ पे इसने बाद में क्या दिया है, ब्रेथ दिया है, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में उसने क्या बताया है, लेंथ को बताया है। द लेंथ इज, इसके बाद में जो भी बोल रहा है वो लेंथ बता रहा है, किसके, उसके रेस्पेक्ट में, ब्रेथ के रेस्पेक्ट में। तो आपको ब्रेथ को मानना है, तो आप यहाँ पे क्या कर लेना, ब्रेथ को मान लेना, ठीक है। लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू x मीटर। तो देखिए अगर ये x है, ब्रेथ अगर x है, ठीक है, ब्रेथ किस पहले लिखा इट्स ब्रेथ, और इसका क्या करना है, ट्वाइस करना है। ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई। तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2x हो गया, ठीक है। अब मोर देन, इधर क्या है, लेंथ है, इधर क्या है, लेंथ है। लेंथ को मैं थोड़ी देर के लिए L लिख लेता हूं, या पूरा लिख लो। लेंथ इक्वल टू क्या है, 1 मोर, 1 मोर मतलब एक ज्यादा, तो किससे ज्यादा, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इस ब्रेथ का ट्वाइस कितना है, ये है, तो इसका 1 ज्यादा कितना होगा, इसमें ऐड कर देंगे 1। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, 2x + 1 आएगी। लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, 2x +
1। तो आपको ध्यान रखना है जब भी इस तरीके का स्टेटमेंट दिखाई देगा तो इसमें जो पीछे की तरफ दिया होता है मोर देन के बाद में जो दिया होता है वहां पे लेंथ लिखी होती है तो हम लेंथ को मान लेते हैं, यहाँ पे ब्रेथ लिखी है तो हमने ब्रेथ को मान लिया। और इसके बारे में यहाँ पे कोई एक्शन लेना है तो इसके साथ में ही लिखा होगा, ठीक है। इसका कितने भी टाइम्स होगा, 2/3 होगा, 5th होगा, 1/5 होगा, तो वो इसी के साथ लिखा होगा। तो इस पे ये एक्शन हमने लिया, इसका ट्वाइस बोला हुआ था तो हमने इसका ट्वाइस किया, 2x किया, ठीक है। और इससे मोर देन या लेस देन लिखा होता है तो हम वही एक्शन करते हैं। मोर देन मतलब ज्यादा होता है, 1 मोर देन, तो इससे 1 ज्यादा, 1 मोर तो +1 कर लिया, लेस देन होता तो माइनस करते, ठीक है। तो लेंथ मिल गई, ब्रेथ भी मिल गई, और किसकी टर्म में मिल गई, एक्स की टर्म में मिल गई, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन था। अब देखिए क्या करना है, यही सेम क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाली में भी होते हैं, और ये उससे भी हो सकता था, लेकिन हमें यहाँ पे किससे करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के करना है, तो हमें एक्स में ही रखना है। चलिए अब देखिए जरा, लेंथ कितनी हो गई, 2x। अब हमें पता है एरिया, और इसने प्लॉट कैसा दिया था, रेक्टेंगुलर दिया था, और तुम्हें आपको दिख भी रहा होगा क्योंकि लेंथ अलग है ब्रेथ अलग है, तो लेंथ और ब्रेथ अगर अलग है तो क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर तो होगा नहीं। स्क्वायर होता तो एक्स और एक्स ही हो जाता, और इसने कहा भी हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो यहाँ पे एक वर्ड डाल लेना रेक्टेंगुलर, ठीक है, पूरा लिख लेना, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो हमें यहाँ पे पता है एरिया ऑफ, फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, ये लिखेंगे। अब एरिया कितना गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528 है, इक्वल टू लेंथ कितनी है, 2x+1 है, और ब्रेथ कितनी है, x। देखो ये एक सिंगल टर्म नहीं है, यहाँ पे लेंथ 2 टर्म्स का सम गिवन है, तो आपको इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। पहले सोल्व होगा, पहले यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके कुछ सोल्व करके आएगा, तब हम इसमें किसी की मल्टीप्लाई कराएंगे लेंथ में। तो ब्रेथ कितनी है, x है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2 वेरिएबल में। 528 इक्वल टू 2x में x की मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² प्लस x की 1 में मल्टीप्लाई तो x। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक देख लो एक बार ध्यान से, फिर मैं इसको रफ करके आगे करता हूँ, ठीक है। चलिए ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी जो अभी रफ की है, ये आपको पहचाननी है, मतलब क्वेश्चन के अब देखते ही। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे क्या बनी है, 2x² प्लस x, और ये 528 उधर जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू मतलब जो हमने ब्रेथ मानी थी वो सीधी सीधी आ जाएगी, और लेंथ वाली वैल्यू में पुट करेंगे x की वैल्यू तो लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, फाइंड वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो दोनों ही वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x की आएगी तो वो किसकी हो जाएगी, ब्रेथ की हो जाएगी, और इस वाली वैल्यू में पुट करेंगे तो किसकी हो जाएगी, लेंथ की हो जाएगी। लेकिन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो जैसे पोलिनोमियल में था बिल्कुल, इसको फैक्टराइज करोगे, ठीक है। पोलिनोमियल 0 हो जाता था तो मतलब x की किसी वैल्यू पे 0 होता था, तो यहाँ पे 0 दी हुई है। चलिए समझा देता हूँ इसी क्वेश्चन की मदद से आपको। तो देखो इससे आगे जब हम करेंगे तो 528 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ये क्या साइन है, माइनस का, टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे, ये किसका साइन है, माइनस का, और यहाँ पे हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके आ जाए कितना, सिंगल एक्स आए, और ये देखो x² का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो हमें इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो 528 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाता है, 1056। अब 1056 के ऐसे फैक्टर करो, 1056 के ऐसे फैक्टर करो कि क्या आए, उनका डिफरेंस x आ जाए। देखो ये 4 से डिविजिबल है, क्लियरली विजिबल है, ये 8 से भी डिविजिबल है। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो, 800, 8 7 जा 56। तो करिए जरा, 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8, 2 बचा 2 और 5 25, 8 3 जा 24, कैरी 1, मतलब 1 बचा 1 और 6 16, 8 2 जा 16। अभी भी इसके और फैक्टर करो, देखो इसके ये होता है 11 मल्टीप्लाई 12, कितना होता है ये 11 मल्टीप्लाई 12,
और ये इसके अभी तक के फैक्टर हो गए हैं। इन तीनों में से ऐसे कुछ फैक्टर ढूंढो जरा, इनका डिफरेंस कितना आ जाए, प्लस का 1 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर मैं इसको 4 3 जा 12 कर दूँ तो 8 4 जा 32 और 11 3 जा 33, बिल्कुल सही है। तो 8 के साथ में ले जाओ 3 को, नहीं 8 के साथ जाएगा 4, 8 के साथ किसको लेके जाओ 4 को, इस 12 को ब्रेक किया 4 मल्टीप्लाई 3 में, इस 8 के साथ 4 चला जाएगा तो 32 मल्टीप्लाई 11 3 जा 11 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 33। तो आप देखो 32 और 33 का डिफरेंस कितना होगा, +1 होगा। हमें ये प्लस कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो हमें बड़े वाला नंबर पॉजिटिव रखना है। तो 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, फैक्टराइज हो जाएंगे। अब देखो इसमें से केवल x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 33, और यहाँ पे देखोगे तो 32 ही कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 32 तो इसका फैक्टर है ही, और 32 फैक्टर है तो अंदर क्या बचेगा 33 बचेगा बस। तो यहाँ पे क्या बचेगा, और माइनस भी बाहर आ गया तो अंदर कैसा बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। अच्छा ये 2x बचाना है ना अंदर, तो एक काम करो, क्योंकि हमें ब्रैकेट सेम बनाना होता है, यहाँ पे हमने कोई गड़बड़ करी है क्या, 2x² 32 ही कॉमन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया, फैक्टराइज में गड़बड़ हो गई। 32 मल्टीप्लाई 33, अच्छा हाँ एक बात सुनो, क्योंकि 2 इधर से था, ये 528 है, और ये किसके फैक्टर हैं, 1056 के फैक्टर है, ठीक है। तो 32 को अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे ये 33 नहीं बचेगा, यहाँ पे पहले तो आप देखो इसको ब्रैकेट को सेम बनाया करो। तो अगर मैं अंदर 2x प्लस 33 रखता हूँ, तो इस वाली टर्म में से 2x अगर मुझे अंदर रखना है तो 2x की मल्टीप्लाई 16 में करी होगी, तो 16 कॉमन जाएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट की हेल्प से आपको यहाँ पे कॉमन लेने में आसानी रहेगी, तो ये ध्यान रखा करो, ठीक है। और इक्वल में क्या है 0, दोनों टर्म्स में से ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 33, और ये बचे यहाँ से x और यहाँ से बचा 16 इक्वल टू 0। अब देखिए कोई भी 2 नंबर अगर हमारे हैं, उनका प्रोडक्ट कब कब 0 हो सकता है। अगर हमारे 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई 2 नंबर हमने मल्टीप्लाई कराए तो उनका प्रोडक्ट 0 आया। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कराने पे 0 कब आता है, जब उनमें से कोई एक नंबर 0 हो या फिर दोनों ही 0 हो, है ना। तो अगर ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तब भी इनका प्रोडक्ट 0 आना है, अगर ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तब भी इनका प्रोडक्ट 0 आना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इधर इधर 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -33, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -33/2। अब मुझे एक बात बताओ, ये x की वैल्यू क्या है मानी थी हमने, यहाँ पे हमने x की वैल्यू मानी थी ब्रेथ। अगर ये सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो ये इसका आंसर होता x, ये x की वैल्यू होती। लेकिन यहाँ पे हमने ये क्या किया है, हमने ये लेंथ मेजर की है। क्या आप कभी किसी लेंथ को माइनस में मेजर करते हो, या तो लेंथ 0 होगी या फिर 0 से बढ़ती चलेगी, कभी भी लेंथ नेगेटिव होती ही नहीं है ना। तो लेंथ के लिए या ब्रेथ के लिए, ब्रेथ भी तो एक तरीके से डिस्टेंस ही मेजर करते हो आप, डिस्टेंस जब भी मेजर करोगे डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये x की वैल्यू अगर हम ये ब्रेथ ले रहे हैं तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ब्रेथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो और करके करेंगे, और x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 16 आई, ये देखो ये पॉजिटिव आई है। तो ये क्या है, लेंथ। जब भी आपसे लेंथ ब्रेथ के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो वहां से एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये वाली हमारी वैल्यू पॉजिटिव है, ये हम ब्रेथ लेंगे, ठीक है। देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द इक्वल टू 16 मीटर, एंड लेंथ क्या थी
2x+1 थी, इसमें x की वैल्यू पुट करो, 16 2 जा 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33 मीटर। तो लेंथ हो गई 33 मीटर और ब्रेथ कितनी हो गई 16 मीटर। ठीक है, बात समझ आई यहाँ से? कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा समझ लेना। वो लाइन इंपॉर्टेंट थी और फिर यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसलिए आपको ये नेगेटिव नहीं लेना है। आप टाइम भी मेजर करते हो तो टाइम भी नेगेटिव नहीं जाता है, कभी कभी टाइम के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो टाइम अगर ऐसे नेगेटिव आ रहा हो तो उसको भी नहीं लेना है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। ठीक है, लेंथ टाइम क्वांटिटी वगैरह जब होती है तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, बात समझ गए? सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसको देख लो एक बार। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर, तब तक खुद ट्राई करो सेकंड क्वेश्चन। ये आपके एनसीईआरटी के, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन ऊपर नहीं दिखा रहा हूँ। आप अपने एनसीईआरटी कॉपी पेन लेके बैठो जरा और करो। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो इस बार क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो जो आपके दोनों ब्रैकेट आएंगे वो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों ब्रैकेट में वैल्यू पॉजिटिव देगा एक्स की। ठीक है, चलिए करते हैं। गिवन में लिखेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 36, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो जब आपको प्रोडक्ट गिवन है, देखो यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब समझते हो कि मतलब वो डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, इतना सा ही मतलब होता है इसका। और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझते हो लगातार, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो ये सभी नंबर्स क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव है। आप काउंटिंग करते हो तो आप कॉन्जिक्यूटिव बोल रहे होते हो। ठीक है, आप बीच बीच में से बोलते हो, जैसे 1 के बाद मैंने 10 बोल दिया, 10 के बाद 12 बोल दिया, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं हुए। कॉन्जिक्यूटिव होने के लिए क्या है कि एक क्रम में होना चाहिए, बीच में एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, तब वो क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। ठीक है, तो आप आइए, यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर मानने हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर नंबर इक्वल टू एक्स, और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर नंबर इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्योंकि ये इसका क्या है, सक्सेसर ही है। तो बस अब आप करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में x इंटू एक्स प्लस 1, देखो प्रोडक्ट हो गई, x की x प्लस 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो ऐसे ही तो लिखोगे। ध्यान रखना, जब भी ये टर्म्स ऐसे होती है ना, ब्रेक करके होती है, तो आप इनको ब्रैकेट में रख के कराना, जो भी एक्शन लोगे आप इसको ब्रैकेट में रख के कराना, तो आपकी गलतियां नहीं होंगी। नहीं तो बहुत बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं। 306 इसकी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराओ अंदर, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। अरे ये फिर इधर चला गया, एक काम करो, यहां से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कराओगे अंदर, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराओ एक्स की, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, और ये 306 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 306 के ऐसे फैक्टर करो कि इनका डिफरेंस कितना आ जाए, +1 आ जाए। तो फिर से मैं 306 के आपको फैक्टर करके दिखाता हूँ।
देखो ये किससे डिवाइड होता है, जो भी इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होता ही है, क्लियर है इतनी बात। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 18 मल्टीप्लाई कितना, 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, तो 18 वन जा ही चलेगा, 18 वन जा 18, 2 बचा और 6, और 18 टू जा 20, ओ सॉरी 18 टू जा 36, अरे 12 था ना ये तो, 18 8 जाएगा भाई, और नहीं नहीं 18 7 जा, देखो यहीं से ही आंसर मिल गया। 18 और 17 टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इन्हीं का प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा 306। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता तो आपको बस क्या करना पड़ता, आप ऑप्शन में देखते कि किस नंबर में उसके कॉन्जिक्यूटिव के साथ मल्टीप्लाई करा के ये आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कहोगे तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी सिखा दूंगा, लेकिन अभी आप इसी में देखो 18 इंटू 17 करोगे तो आपको मिल जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव चाहिए तो बड़ा नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और -17x और -306। देखो x कॉमन है पहले वाले ब्रैकेट, पहले इन दोनों टर्म्स में, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 18 बचेगा, और यहाँ से क्या करोगे, -17 कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस कॉमन लोगे तो अंदर वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में हमें पॉजिटिव ही चाहिए, पॉजिटिव ही अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तभी तो ये कॉन्स्टेंट टर्म पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव मिल जाएगा अंदर। और यहाँ से x तो कॉमन है ही नहीं, 17 ही कॉमन ले सकते हैं, और हमने देखा है 17 की 18 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 306 आएगा। तो अगर मैंने यहाँ से 17 कॉमन ले लिया, यहाँ से तो क्या बचेगा x, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो है 17 मल्टीप्लाई एक्स, और ये क्या है, ये है 17 मल्टीप्लाई 18। अब देखो मैंने 17 बाहर ले लिया, तो यहाँ से तो बचा x, और अंदर ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया गया है। अब यहाँ से 17 तो बाहर चला गया, बचा कितना 18, तो ये 18 अंदर रह गया, इक्वल टू 0, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होगे। अब देखो जरा, दोनों टर्म्स में से ब्रैकेट कॉमन है, x प्लस 18 बाहर, और अंदर क्या बचा, इसमें से x बचा -17 इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे इधर या तो ये पहले वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा, x इक्वल टू -18, और सॉरी x प्लस 18 इक्वल टू 0 हो सकता है, तो फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -18, ये उधर जाएगा तो, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू -18 हो जाएगी तो फिर हम सेकंड नंबर निकाल सकते हैं, तो ये तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर कितना हो गया, -18। तो सेकंड नंबर हमारा क्या था, x प्लस 1 था, तो -18 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, -17। देखिए -17 और -18 टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, तो माइनस की माइनस, माइनस वाले नंबर की माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 17 की 18 में कराया था तो 306 आ ही रहा था, तो आप इन दोनों नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का ही 306 आएगा, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। और हम अगर इसको करेंगे और इधर, और तो दूसरा ब्रैकेट 0 हो, अगर x प्लस 17 अगर 0 हो जाए तो x की वैल्यू, अरे ये तो माइनस था, x माइनस 17 था, तो अगर x माइनस 17 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 17। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 17, और इसमें जब पुट करेंगे, अगर ये हमारा 17 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 17 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 18 आएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए दोनों ही हमारे क्या हैं, आंसर है। ऑब्जेक्टिव में आपको ये ध्यान रखना है, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो दोनों ही हमारे क्या हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं। आपको पता है वहाँ पे क्या क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको ये मिलेंगे ऑप्शंस, मतलब 17 18 इससे पेयर बना के रखेगा, और फिर वहाँ पे कहेगा ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, और एक ऑप्शन और दे देगा कोई, एक ऑप्शन एक पेयर और बना के देगा, उसके साथ भी ऐसे ही करके दे देगा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है कि ठीक है, गलती नहीं करनी है, ये दोनों ही हमारे आंसर हो सकते हैं।
चलिए समझ गए हो, अच्छा लगा क्वेश्चन, उम्मीद है बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया लगा होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन करिए तब तक। ये रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, इस क्वेश्चन को करिए जरा, तब तक मैं इसको रफ करूँ और दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट, देखिए जरा, आसान है सारे क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए जरा, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 316। 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, इस बात को अंडरलाइन करना, ठीक है। 3 years फ्रॉम नाउ को पहले तो गिवन में लिखो, गिवन में क्या, पहले तो इसमें लेट करके लिख लो। देखो रोहन्स मदर, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है क्या, रोहन्स मदर इज, तो मतलब रोहन की मदर के बारे में ये स्टेटमेंट गिवन है, इज 26 ईयर ओल्डर, ओल्डर, मोर देन, ट्वाइस, इस तरीके के वर्ड्स के बाद में यहाँ पे जो भी कुछ गिवन होता है आप उसको लेट करना है आपको, ठीक है। ओल्डर देन हिम, ठीक है, ये कंपैरिजन हो गया ना, ओल्डर देन, ये कंपैरेटिव वर्ड आ गया, तो इसके बाद में जो भी लिखा होगा आपको उसको मान लेना है। और ये हिम किसके लिए आया है, इस रोहन के लिए आया है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में रोहन की एज को लेट करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले काम आपका इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको रोहन की एज माननी है, ठीक है भाई। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट करोगे, लेट एज ऑफ रोहन इक्वल टू एक्स, ईयर में गिवन है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वो 26 ईयर ओल्डर है उसकी माता उससे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना एज ऑफ रोहन्स मदर, कितना ओल्डर है, 26 ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्स प्लस 26 ईयर हो जाएगी। अब देखो, अब उसमें यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ चीज गिवन है, यहाँ पे गिवन लिख लेना। अब यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ही गिवन है इसलिए हम ये स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके लिखते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो इस स्टेटमेंट को भी पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या एक काम करना, एक काम करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मत लिख लेना, एक काम करो यहाँ से, अब क्योंकि उसमें कितने ईयर ईयर बाद कहा है उसने, उसने कहा है 3 years फ्रॉम नाउ, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, तो अब से 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब होता है आफ्टर 3 years, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 years। अच्छा 3 years बाद कितना होगा, आप अपने आप से सोच के देखो, अगर आप आज 16 ईयर के हो तो अब से 3 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, तो 3 ऐड करके आएगा, तो सेम आपको यहाँ पे भी करना है, तो x प्लस 3 ईयर हो जाएगा, ठीक है। सेम उसके माता के लिए भी करोगे, एज ऑफ रोहन्स मदर आफ्टर 3 years, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 29 ईयर, ये हो गया। बताइए यहाँ तक समझ आया कि नहीं, तो ये आपको मान लेना है। अब आप इसकी जो है स्टेटमेंट को देखो, अब आप क्या करो, इसकी स्टेटमेंट को देखो, इसकी स्टेटमेंट में क्या गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, या फिर 3 years फ्रॉम नाउ, कितना गिवन है, 360 है,
तो आपको प्रोडक्ट किसका गिवन है, एज का गिवन है, लेकिन अब से 3 ईयर बाद की, जो हमने 3 ईयर्स बाद की एज फाइंड की है, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 360 आएगा। ठीक है, ये भी गिवन में ही लिखा रहने देना। यहाँ पे हम लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ इक्वल टू 360। और वो क्या है एज, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, तो हम इनकी प्रोडक्ट कराएंगे x+3 इंटू x+29 इक्वल टू 360। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता, अगर ये क्वेश्चन किस में आता, ऑब्जेक्टिव में आता, तो फिर आपको क्या करना था, आप इनमें x की वैल्यू पुट कर करके देख सकते थे, 1 2 3 इस तरीके से पुट कराओगे तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें x को 7 पुट कर लूंगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव में होता, ऑब्जेक्टिव के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 7, मेरे मोटा मोटा देखने में आ रहा है कि 29 + 7 करूंगा तो ये देखो 7 + 3 करोगे और 7 + 29 करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 मल्टीप्लाई, और ये 36, और देखो जरा 10 × 36 ये होता है कि नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी निकल के, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो इसकी रोहन की परसेंटेज 7 है और इनकी परसेंटेज कितनी है, 7 जोड़ोगे 26 में तो 33 है। ठीक है, ये तो हो गया ऑप्शन में। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ये दिख रहा है तो आप, अगर आपने स्टेटमेंट में ये इक्वेशन बना ली है तो उसके बाद आपको ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा किस में है, थ्योरी में है। ठीक है, और ये थ्योरी में ही आएगा आपके लिए। तो बस अब हम ये क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। हम इसको क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें नो डाउट, लेकिन इसको सोल्व करेंगे x² की टर्म में, और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, और यहाँ से हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे इक्वेशन के। ठीक है, हम इसके क्या फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे, और तब हमारा आंसर आएगा। तो करो जरा, ब्रैकेट की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराओगे, करना, x की x में मल्टीप्लाई तो x², और ये 3x की 29 में मल्टीप्लाई तो 29x, प्लस 3 की मल्टीप्लाई x में तो 3x, प्लस और 3 की 29 में कराते हो तो कराओ, बताओ क्या आएगा, 23 9 जा, टेबल तो याद करते नहीं हो, 87। टेबल याद कर लो 30 तक, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि आगे स्टैटिक्स नाम का भूत है एक, उसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। अगर आप टेबल लर्न नहीं करोगे, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है उस चैप्टर में। ठीक है, तो उसके लिए बोल रहा हूँ, बस अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। x² 23 में ऐड 29 में ऐड करोगे 3 तो कितना हो जाएगा, 32x, और ये 360 इधर आएगा तो -360। एक काम करो, 87 को पहले ही लिख लो, प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। करना जरा, -60 पहले ऐसे ही उड़ा दोगे और 30 और उड़ाओ, 270 में 3 ऐड कर दो, 273 आएगा। x² प्लस 32x माइनस, देखो माइनस वाला बड़ा है तो ये आएगा, इसलिए देखो इधर कैरी करो, 10 में से 7 जाएगा 3, बचा कितना, इधर 5 बचा, 5 में से 8 जाएगा नहीं तो इधर फिर से कैरी करो, तो 15 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7, और यहाँ पे 2 बचा, 273 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको 273 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस कितना है, 32 आए। आपको 3 की 9 की डिविजिबिलिटी आती है, तो मुझे इसमें 3 की डिविजिबिलिटी लगती हुई दिखाई दे रही है, 7 और 2 9 और 3 12 डिवाइड होता है 3 से, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो मैं इसके फैक्टर्स करना चाहूँगा 273 के, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा, 3 मल्टीप्लाई 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, और इसको फर्दर कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 13, बीच में मुझे कितना चाहिए, 32 चाहिए, कितना चाहिए, 32, माइनस करके चाहिए 32, प्लस का आना चाहिए, और अच्छा 13 3 जा 39, 39 में से 3 माइनस करेंगे तो नहीं आएगा। क्या मैंने कुछ और भी किया क्या इसमें, 3 1 जा 3, अच्छा अरे गड़बड़ कर दी भाई, ये 7 होगा ना, हाँ अब ठीक है। अब देखो 13 के साथ में 3 को लेके जाओ, तो 13 3 जा 39 मल्टीप्लाई 7, तो ये कितना आ जाएगा, 273 आ जाएगा,
और इन दोनों का डिफरेंस आपको क्लियरली विजिबल होगा, कितना है 32 है। तो मैं क्या करूँगा, इसके फैक्टराइजेशन कर दूंगा। तो एक्स स्क्वायर, मुझे प्लस का चाहिए 32, तो मैं बड़ा नंबर लूंगा प्लस का। तो 39x -7x और -273 इक्वल टू 0। ये हो गया, टर्म स्प्लिट हो गई है, दिखाई दे रहा है कैसे किया। फैक्टराइज करना भी बताया हुआ है, पीछे एलसीएम एचसीएफ में भी बता दिया था कैसे करते हैं। तो x कॉमन इन दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 39 बचेगा। यहाँ से -7 कॉमन आ जाएगा क्योंकि x तो है ही नहीं कॉमन। और देखो 7 और 39 का मल्टीप्लीकेशन ही कितना है, 273 है। तो अगर मैं इसमें से 7 को बाहर कॉमन ले जाऊँ तो बचेगा कितना, 39 बचेगा। तो अंदर क्या बचा, x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो x प्लस 39 बाहर आ गया दोनों टर्म में से, और यहाँ से क्या बचा, x बचा, और यहाँ से क्या बचा, -7 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें तो एज निकालनी है। क्या कभी किसी की एज नेगेटिव हो सकती है, बताइए जरा। क्या आप अपनी एज कभी नेगेटिव बता सकते हो? 0 से ही तो स्टार्ट करता है कोई भी बच्चा दुनिया में आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इधर x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -39। तो हम ये लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, और इधर लिखा है, इधर के बाद और, इधर और का पेयर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो x -7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है, बस। तो ये कितना हो जाएगा, 7 ईयर हो जाएगा आंसर में। नीचे लिख लेना इसको, एज ऑफ रोहन। यहाँ पे जब इससे आगे लिखा होगा ना, ये वैल्यू हमारी ओरिजिनल होगी, मतलब ये पॉसिबल होगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और 7 यहाँ पे पुट करोगे तो 33 आ जाएगी। 7 + 26 इक्वल टू 33। तो दोनों आंसर आ जाएंगे। इसके नीचे लिख लेना इसको, एज ऑफ रोहन इक्वल टू 7 ईयर्स, एज ऑफ रोहन्स मदर इक्वल टू 7 + 26 इक्वल टू 33 ईयर्स। ठीक है, तो क्लियर है, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, बढ़िया एकदम। चलिए नोट कर लो इसको, फिर फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। पहले आप ट्राई करो, चलिए। बस लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, करना एक बार। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। कर लोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, कर पाओगे? इतने सारे करा दिए, अब तो करना चाहिए तुम लोगों को। मुझे तो उम्मीद है कर लोगे। कर लिया हो तो आंसर कमेंट कर दो, अब पॉसिबल हो तो सॉल्यूशन ही कर दो पोस्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। आपको फॉर्मूला याद है स्पीड का? याद होगा। देखो क्वेश्चन मैं ये लिख के समझाता हूँ आपको, ठीक है, ये लिख के समझा रहा हूँ क्या क्या करना है, क्योंकि इसकी ना, इसका जो बिल्कुल बेसिक है वही आपको समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। और ये कम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही आया हुआ है, जो ये बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं ना और पेपर दे के आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही डिट्टो आया हुआ क्वेश्चन है। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड had been
8 किलोमीटर पर आवर लेस। ये लेस और मोर कंपेरेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more, 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हमें क्या करना है, ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको छोटी सी एक बात समझनी है, उसको समझते ही आपका ये क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ट्रेन ट्रेवल कर रही है, इतने दूर जाना है। आप भी अगर ऐसे ही डिस्टेंस कहीं पे ट्रेवल करोगे तो आप किसी स्पीड से जाओगे। आपने उठाई अपनी बाइक या स्कूटी, जो भी आप चलाते हो, या कार उठाई, और जब आप उस पर एक्सीलेटर घुमाओगे तो उसकी स्पीड कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपकी स्पीड, आपकी उसमें क्या होता है, क्लच ढीली हो जाती है या कुछ भी, मतलब उसमें खराबी आ जाए, या फिर वो थोड़ा लूज़ हो जाए वायर, रेस वाला। तो अगर वायर लूज़ हो जाएगा तो आप जितनी उसकी स्पीड कर सकते हो उतनी नहीं जाएगी, है ना। अगर स्पीड वाला वायर लूज़ हो गया, जैसे मान लो इतना घुमाने पे वो क्या हो रहा है, रेस बन ही नहीं रही है, तो इतना तो ज़ीरो हो गया। इससे बाद रेस आएगी, तो आपको क्या करना है, उसके बाद अब जब रेस करोगे तो वो इतनी फुल नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए थी, क्या, क्योंकि वायर लूज़ हो गया। तो ऐसी कोई खराबी आएगी तो क्या हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है, 8 किलोमीटर आवर लेस। अब आप मुझे बताओ, अगर स्पीड कम हो जाएगी, अगर स्पीड कम हो जाएगी तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, नहीं लगेगा। मान लो आप नॉर्मली डेली बाइक से जा रहे हो, एक दिन साइकिल से चले जाओ, सीधी सी बात है, बाइक साइकिल से तेज चलेगी चलेगी, तो आपको कब टाइम ज़्यादा लगेगा, बाइक से या साइकिल से? साइकिल से ज़्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि साइकिल स्लो है, तो जो स्पीड स्लो है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। उसने भी यहाँ पे ऐसे ही कहा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। तो 3 hour मोर मतलब 3 घंटे ज़्यादा ले लिए, तो 3 घंटे ज़्यादा लेगी जब स्लो जा रही है तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, आवर्स, टाइम गिवन है, डिफरेंस किसका गिवन है, टाइम का गिवन है। अगर ये डिफरेंस स्पीड का गिवन होता तो हम सारी चीज़ें स्पीड में कर रहे होते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइम है, तो टाइम का डिफरेंस है। जैसे मान लो पहले टाइम T1 लगता था और बाद में टाइम T2 लग रहा है, तो जब टाइम ज़्यादा लगा है, भाई बड़े में से छोटे को घटाओगे तभी तो 3 आएगा। अगर आप पहले टाइम T1 ले रहे हो, मतलब कम टाइम ले रहे हो, बाद में टाइम ज़्यादा ले रहे हो, तो पहले वाले टाइम में से बाद वाले टाइम को थोड़ी माइनस करोगे। जिसमें टाइम ज़्यादा है, जब स्पीड कम है, टाइम ज़्यादा है, तभी तो आपने क्या किया होगा, तभी तो आपने 3 घंटे ज़्यादा लिए होंगे। तो बड़े वाले टाइम में से, ज़्यादा टाइम में से कम टाइम को माइनस करोगे तभी 3 आवर्स आएगा। और ये ज़्यादा टाइम कब आ रहा है, जब आप स्लो जा रहे हो, जब आप क्या जा रहे हो, स्लो जा रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले जो टाइम लग रहा था वो टाइम फाइंड करना है, बाद में टाइम लगेगा फिर आपको वो फाइंड करना है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, उन टाइम का डिफरेंस इसके इक्वल पुट कर दोगे तो ये काम हो जाएगा आपको खत्म, ठीक है। चलिए देखिए क्या करना है, आपको सॉल्यूशन में करना है, गिवन डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। ये आपको टोटल डिस्टेंस गिवन है। अब इसके अलावा आपको कुछ नहीं गिवन है, बस आपको इसके अलावा कंडीशंस गिवन है, और वो भी दो दो कंडीशंस, ठीक है। दो दो कंडीशन क्या है, मतलब एक स्पीड ही चेंज हो रही है और फिर उसमें टाइम में क्या चेंज आया। तो आपको क्या करना है, लेट ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब स्टार्टिंग में जो थी, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, इतनी दी ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड की मेजरमेंट यूनिट पता है, पढ़ा होगा 9th क्लास में। x किलोमीटर पर आवर हमने क्या किया, स्पीड मान ली है ओरिजिनल। और क्या हो गया, ट्रेन में कुछ खराबी आ गई, तो ये क्या हो गया, स्पीड हैज बीन, मैंने कुछ लाइन छोड़ दिया, अच्छा ठीक है, स्पीड उसने कम कर दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, आफ्टर
स्पीड बिकम लो, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी? ये क्या कह रहा है, 8 किलोमीटर लेस हो जाएगी, तो पहले x थी, इसमें से 8 कम हो जाएगी, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई है। ठीक है, बात समझे? अब अब हमें पता है क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन अपॉन स्पीड होता है। ये बात पता है, टाइम का क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको जो मोटा मोटा फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के हिसाब से देख लो। तो अगर स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, टाइम चाहिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, इसी से ही आ जाते हैं तीनों निकल के। तो टाइम की वैल्यू, टाइम क्या से आएगा, टाइम आएगा ये। तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप चाहो तो पहले टाइम निकाल लो। आप क्या करो, पहले टाइम के लिए ही लिख लो। डायरेक्ट भी लिखवा दूंगा, लेकिन डायरेक्ट आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि आप डायरेक्ट लिख पाएँ। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 480 अपॉन x आवर। पूरा लिख लो चाहे, x आवर्स, 480 अपॉन x आवर्स। और टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन स्पीड इज x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड ये रही। ठीक है, ये आ जाएगा, बात समझे? ये यहां तक लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा है, ज्यादा वाला टाइम क्या है, ये वाला होगा, बड़े वाला टाइम, लास्ट वाला। तो 480 अपॉन x माइनस 8, इसमें से माइनस करना है पहले वाले टाइम को, और कितना है ये 3। बाद में जो टाइम लगा है वो ज़्यादा लगा है, तो ज़्यादा वाले टाइम वो कितना ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसे ही तो आएगा, ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को माइनस करके जो आएगा वो। ठीक है, अब आप ये क्या करोगे, 480 ऊपर से कॉमन अगर ले लो, अगर 480 ऊपर से कॉमन लिया तो क्या आएगा देखना जरा, यहाँ से 1/x माइनस 8 बचेगा, माइनस यहाँ से 1/x बचेगा इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे से हटा दो अब ऊपर से, क्योंकि अब हमें क्या करना है, सोल्व ही करना है। यहाँ तक लिख लेना अपनी नोटबुक में पहले। चलिए देखो, सोल्व करो, चलो इससे आगे। देखो जब सोल्व करोगे तो क्या होगा, ये 480 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1/x-8 माइनस 1/x इक्वल्स टू 3/480। ये आ गया। अब देखो एलसीएम लोगे, इनका एलसीएम ऐसे लिया जाता है क्योंकि ये दोनों क्या है, वेरिएबल है, तो ये आपस में प्रोडक्ट में ही आ जाएंगे। और इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। जैसे आप इसको माइनस करते हो ना, 1/7 माइनस 1/8, तो कैसे करते हो, तो 8 माइनस 7/7 मल्टीप्लाई 8, इस तरीके से करते हो। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो इधर x माइनस ये x माइनस 8 इधर जाएगा, इक्वल टू 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और ये 0। तो कितना बचा, 1/160 बचेगा। अब आ जाओ इधर सोल्व करो, इधर सोल्व करोगे तो x माइनस, माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो -x,
माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन इसकी भी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करा लो अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 अपॉन 160। अब ये देखिए x से x कैंसिल, तो ये बचेगा 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 अपॉन 160। अब इसकी क्या करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये 8 मल्टीप्लाई 160 और इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, मल्टीप्लाई करा के क्या आएगा, 18 6 जा 18 6 जा, अरे यार 18 6 जा क्या करना है, 16 8 जा करना है ना। तो 128 आएगा और ये 0 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ गया। अब ये 1 इसको भी उधर ले जाओ, अरे ये ऐसे साइन लगते हैं, इक्वल टू मत लगा देना, किसी भी एक लाइन में 2 बार इक्वल टू नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसे एरो लगाओगे बीच में अगर इक्वल टू है तो। चलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर, एक तरफ 0 ले जाओ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1280 इक्वल्स टू 0। अब इसका क्या कराना है, फैक्टराइजेशन कराना है और बस हमारा काम खत्म। ठीक है, कराओ जरा। 1280 कैसे फैक्टर कराओ कि माइनस करके क्या आ जाए, माइनस का 8x आए। तो 1280 की जब मैं फैक्टर कराने जाऊंगा तो मुझे दिख रहा है 1280 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा 16 से डिविजिबल है। 16 मल्टीप्लाई 80, मुझे कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो 16 मल्टीप्लाई 80 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, ये फिर से 16 16 5 जा है, मुझे 8 चाहिए डिफरेंस, तो 8 डिफरेंस कैसे आएगा, 16 मल्टीप्लाई 5 है ये, और इसको 4 मल्टीप्लाई 4 लिख लो। चलो पूरे करते हैं इसके फैक्टर, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 16 का हो गया 4 मल्टीप्लाई 4 और ये 16 5 जा 80, तो ये हो गया। अब करना जरा, हाँ 39, इसको 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लो। अब देखो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 4 4 जा 16 2 जा 32। तो 32 की 40 में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो डिफरेंस 8 दिखाई दे रहा है। क्लियर है, आप इसके पेयर कैसे भी बना सकते हो जैसे आपकी सुविधा हो, लेकिन ये 32 मल्टीप्लाई 40 आ गया। चलो इसके अब फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बड़ा नंबर, देखो ये नेगेटिव चाहिए हमें तो बड़ा नंबर नेगेटिव रखेंगे, माइनस 40x, और ये जब डिफरेंस ले रहे हैं तो इनके साइन अपोजिट होने चाहिए, अगर एक प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए, एक माइनस है तो एक प्लस होना चाहिए, तभी हम इनको आपस में क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज माइनस नहीं होंगे। सेम साइन वाले नंबर तो आपस में ऐड हो जाते हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, लेकिन अगर एक नंबर प्लस है और एक नंबर माइनस है तभी उनका हम डिफरेंस ले पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स माइनस 40 बचेगा। अब यहाँ से प्लस 32 ही कॉमन ले लो क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स के साथ कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये एक्स के साथ जो भी है सारा कॉमन, एक्स माइनस अंदर 40 बचा है तो 40 ही बचेगा, बिना किसी डर के आप ये लिख सकते हो। इन दोनों टर्म में से ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 40, और ये अंदर क्या बचा, इस वाली टर्म में से एक्स बचा और इस वाली में से 32। फिर से वही, इधर एक्स माइनस 40 इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, और एक्स प्लस 32 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 32 आ जाएगी। अब हमें ये क्या चाहिए था, हमें चाहिए थी स्पीड। आपको पता है स्पीड 0 जाएगी नहीं, मतलब 0 तो जाएगी लेकिन माइनस में नहीं जा सकती, तो ये वाली जो टर्म है, ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, नॉट पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, माइनस में स्पीड कैसे हो सकती है, अगर स्पीड माइनस में होगी तो डिस्टेंस थोड़ी ट्रेवल हो जाएगा। तो क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 40, और हमने ये क्या माना था, हमने ये स्पीड ऑफ ट्रेन माना था। ठीक है, ओरिजिनल स्पीड माना था, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना था इसमें।
हाँ, नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड थी वो ये थी 40 किलोमीटर पर आवर। अगर वो कहता कि लेस वाली कितनी थी आफ्टर खराबी, कोई भी उसमें इरेगुलरिटीज आ जाए, कोई भी मशीनरी में गड़बड़ी आ जाए, तो उसके बाद क्या स्पीड है, अगर वो पूछता तो वो क्लियरली मेंशन होता। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पे बस स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा है जो ओरिजिनल थी। तो ये कितनी आ गई हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेनी है। लेंथ मेजर कर रहे हो, टाइम मेजर कर रहे हो, स्पीड मेजर कर रहे हो, तो ये चीज़ें नेगेटिव नहीं जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व कर रहे होते तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, आप एक्स की वैल्यू -32 इस वाली इक्वेशन में रखोगे तो ये वैल्यू जीरो देगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम लेंथ की बात करते हैं, एज की बात करते हैं, इस तरीके की बात करते हैं, तो उसमें वैल्यू हमें नेगेटिव नहीं लेनी होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना, आरएस की प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट हो तो उसमें से मुझे भेज देना, मैं करा दूंगा उसको। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।